तो ये है Realme का Realme GT7 Pro और ये इंडिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो स्नैपड्रैगन के नए 8 एलीट चिपसेट के साथ मिलता है। लेकिन हाल फिलहाल में अभी चिपसेट के साथ iQOO 13, OnePlus 13, S25 Ultra जैसे और भी स्मार्टफोन है जो कहीं ना कहीं इससे बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर 60,000 देके इसे लेना चाहिए या फिर iQOO जैसे दूसरे स्मार्टफोन को चेकआउट करना चाहिए। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट गेट टू स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इसके डिजाइन की। तो डिजाइन में यहाँ पर आपको इसके 3 कलर मिलते हैं, ऑरेंज, ग्रे और व्हाइट। लेकिन यहाँ पर जो इसका ऑरेंज कलर है वो दोनों कलर के कंपैरिजन में देखने में थोड़ा डिफरेंट है। और वैसे भी बैक में ग्लास है तो स्क्रैच वगैरह या फिर फिंगरप्रिंट के निशान तो नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो इसका वेट है वो करीब 222 ग्राम के आसपास है। तो अगर आप इसे एक हाथ से भी यूज करते हैं तो वहाँ पर ये थोड़ा हैवी फील होगा। वैसे बैक और फ्रंट से ये कर्व है तो यहाँ पर जो ग्रिप है वो आपको थोड़ी अच्छी मिलती है। बाकी Realme ने इस बार एक अच्छा काम किया है कि आपको इसमें IP68 की रेटिंग के साथ साथ IP69 की भी रेटिंग मिलती है। तो अगर गलती से भी स्मार्टफोन पानी में गिर गया तो कहीं ना कहीं स्मार्टफोन वाटर से तो डैमेज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि वारंटी में वाटर डैमेज स्मार्टफोन रिपेयर या फिर रिप्लेस नहीं होते। इसके लिए आपको अलग से चार्ज देना होगा। तो यहाँ पर आप इसे जितना हो सके उतना इसे पानी से दूरी रखना। तो ओवरऑल यहाँ पर डिजाइन वाइज स्मार्टफोन देखने में तो ठीक है, लेकिन इसका जो मेन हाईलाइट पॉइंट है इसकी डिस्प्ले को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो 6.78 इंचेस की 1.5 के रिजोल्यूशन वाली माइक्रो क्वाड कर एमोलेड डिस्प्ले है। वैसे यहाँ पर Realme ने जो डिस्प्ले यूज की है वो सैमसंग के डिस्प्ले यूज की है और ये जो डिस्प्ले है वो ज्यादातर फोल्डेबल स्मार्टफोन में यूज होती है। बाकी यहाँ पर आप इसके चिन्ह और बेजल्स देखें तो ना के बराबर है। इवन इसका जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशन पर स्मूथली वर्क करता है। और वैसे भी एक LTPO पैनल है जो 60 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज पे स्विच करती है। तो यहाँ पर आपको इससे ये फायदा होगा कि जब आप इसमें डे टू डे लाइफ के जितने भी ऐप ओपन करते हैं या फिर मल्टीटास्किंग करते हैं तो वहां पर ये बैटरी को थोड़ा कम यूज करेगा। वैसे यहाँ पर इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 6500 निट्स तक की देखने को मिलती है और जो HBM ब्राइटनेस है वो करीब 2000 निट्स तक की देखने को मिलती है, जो कि आउटडोर वगैरह में अच्छी खासी विजिबल है। बाकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो अगर आपके हाथ गंदे है फिर भी आसानी से ओपन कर देगा। बाकी डिस्प्ले HDR10 के साथ डॉल्बी विजन को सपोर्ट करती है, लेकिन नेटफ्लिक्स पर HDR का सपोर्ट मिसिंग है, जो कि Realme को एक अपडेट के जरिए HDR का सपोर्ट देना चाहिए। वैसे एक 10 बीट पैनल है और 100% DCI P3 का सपोर्ट है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो कलर्स और डिटेल्स है वो अच्छी निकल के आती है। अब डिस्प्ले में यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है और ये जो प्रोटेक्शन है वो ज्यादातर मिड रेंज सीरीज के स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम इसे प्राइस के हिसाब से देखें तो इससे भी बेटर प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो यहाँ पर आप स्मार्टफोन की सेफ्टी के लिए एक अच्छा सा टेम्पर ग्लास लगवा लेना, जिससे थोड़ी और प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब डिस्प्ले के अलावा इसका जो दूसरा हाईलाइट पॉइंट है इसके परफॉर्मेंस को लेके, क्योंकि यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन का 8 एलीट है वो अब तक का सबसे पावरफुल चिपसेट है और इसका जो अंतुतु स्कोर है वो iPhone 16 Pro Max के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा निकल के आता है। लेकिन अगर हम इसका अंतुतु स्कोर iQOO 13 से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं iQOO का स्कोर ज्यादा देखने को मिलता है। इवन गेमिंग में BGMI के अंदर स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस के साथ साथ अल्ट्रा HDR पे अल्ट्रा तक का सपोर्ट है, जहां पर आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग पे 90 FPS की गेमिंग कर पाएंगे और अल्ट्रा HDR पे 40 से लेके 50 FPS की। लेकिन iQOO 13 में यहाँ पर BGMI के अंदर स्मूथ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम तक का सपोर्ट है, जहां पर आप 120 FPS की गेमिंग कर सकते हो। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं Realme ने इस चिपसेट के साथ लिमिटेशन लगा रखी है। बाकी BGMI में यहाँ पर एक फ्रेम प्लस करके ऑप्शन है, तो अगर आप इसे ऑन करते हैं तो वहां पर ही आपको 120 FPS की गेमिंग तो करवा सकता है, लेकिन कुछ टाइम तक गेमिंग करने के बाद वहां पर आपको लैग देखने को मिलेगा और ये दिक्कत आपको एक बार नहीं बल्कि हर 5-10 सेकंड में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप इसकी जगह पे स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस सेटिंग पे खेलना, वहां पर ही आपको बिना लैग के 90 FPS की अच्छी खासी गेमिंग भी करवा देगा। लेकिन यहाँ पर भी लगातार 1 घंटे तक गेमिंग करने के बाद ये 40 से लेके 43 डिग्री के आसपास हीट होता है। लेकिन ये जितना BGMI में हीट होता है उससे कहीं ज्यादा जेंशिन इंपैक्ट में हीट होता है, तो कहीं ना कहीं हीटिंग की वजह से जो स्मूथनेस मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलती। बाकी अपडेट के जरिए इसे फिक्स करे वो बात की बात है, लेकिन अभी के लिए स्मार्टफोन कहीं ना कहीं ज्यादा हीट होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप इसमें जितने भी आप ओपन या फिर मल्टीटास्किंग करते हैं तो वहां पर ही आपके डे टू डे लाइफ के सारे काम आसानी से हैंडल कर लेगा। उसी के साथ यहाँ पर जो इसकी बैटरी है वो 5800 mAh की मिलती है, जो 120 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है, जिसे फुल चार्ज होने में करीब 30 से लेकर 35 मिनट के आसपास टाइम लगता है। बाकी यहाँ पर जो इसका बैटरी बैकअप है वो आपके यूज के हिसाब से भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो यहाँ पर जो इसका बैटरी बैकअप है वो 1.5 दिन के आसपास निकल के आता है।
लेकिन अगर आप हैवी टास्क या फिर गेमिंग वगैरह ज्यादा करते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ एक ही दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा। और वैसे भी यहाँ पर हीटिंग की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से जो बैटरी है वो कहीं ना कहीं ज्यादा यूज होती है। बाकी सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 के साथ लेटेस्ट Realme आई 6.0 देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको फ्यूचर में 3 साल के मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। लेकिन अपडेट को लेकर के मेरा ये कहना है कि कम से कम 4 साल के मेजर अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट तो देने चाहिए, क्योंकि इससे कम प्राइस में iQOO 13 में आपको 4 साल के मेजर अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं। बाकी अगर आप इसे पहली बार ओपन करते हैं तो वहां पर आपको एकदम क्लीन यूआई मिलता है। वैसे 2-3 ब्लॉटवेयर है वो भी काम किया और अगर आप चाहो तो उसे भी रिमूव कर सकते हो। इवन इसका जो एनिमेशन है वो इतना फास्ट है कि अगर आप एक ऐप को ओपन करके तुरंत दूसरे ऐप को ओपन करते हैं तो वहां पर आप दोनों ऐप को स्विच होते देख सकते हो। बाकी अगर आपको आईफोन में फाइल्स वगैरह शेयर करनी है तो यहाँ पर एक शेयर विथ आईफोन करके ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए आईफोन में आपको O+ कनेक्ट करके एक ऐप आता है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आसानी से डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर आप इसकी बैटरी है वो अगर आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं तो वहां पर आपको 1 से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बिना ब्रेक लिए गेमिंग के साथ साथ कंटेंट वॉचिंग या फिर अपने डे टू डे लाइफ के काम करते हैं तो वहां पर आपको कम से कम 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर इसका जो बैटरी बैकअप है वो काफी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर आप इसे चार्ज करते हैं तो कुछ टाइम के बाद ये बैक से हीट करने लगता है और यहाँ पर जो हीटिंग की प्रॉब्लम है उसे अपडेट के जरिए फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज है ये जो डे टू डे लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अब फाइनली बात करें यहाँ पर इसके कैमरे की तो बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, जहाँ पर 50 मेगापिक्सल का प्राइमर है जिसमें सोनी का IMX906 सेंसर है और उसी के साथ एक और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है, उसमें भी सोनी का IMX882 सेंसर है, जहाँ पर आप 3x तक ऑप्टिकल जूम और 120x तक डिजिटल जूम कर सकते हो। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, लेकिन प्राइस के हिसाब से कम 13 MP का अल्ट्रा वाइड तो दे सकते थे। वैसे फोटोज की बात करें तो यहाँ पर फोटोज में डिटेल्स तो अच्छी मिलती है लेकिन ये कलर्स को थोड़ा बूस्ट करता है और ये जो कलर बूस्ट वाली प्रॉब्लम है वो रियलमी के ज्यादातर स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। बाकी अगर आप ज्यादा सनलाइट में भी फोटोज लेते हैं तो वहां पर ये लाइट को अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। इवन यहाँ पर जो इसका टेलीफोटो है उससे आप 6x तक जूम करते हैं तो वहां पर भी डिटेल और कलर अच्छे निकल के आते हैं। वैसे यहाँ पर एक अंडर वाटर फोटोग्राफी मोड है, तो अगर आप चाहो तो पानी में रहकर भी फोटोज ले सकते हो और जो फोटोज है वो भी अच्छे निकल के आते हैं। बाकी यहाँ पर जो इसका कैमरा है उससे आप 120x तक जूम कर सकते हो, लेकिन इतना जूम करने के बाद बिल्कुल भी डिटेल्स नहीं मिलती। तो यहाँ पर आप इसकी जगह पे नॉर्मल पोर्ट्रेट लेते हैं तो वहां पर आपको काफी अच्छी डिटेल मिलेगी। बाकी वीडियोग्राफी में आप बैक से 8K में 24 FPS पे वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे, लेकिन ज्यादातर यूजर्स है वो रियल लाइफ में 4K में 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसी के साथ फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है तो यहाँ पर भी आप मैक्सिमम 1080p में 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर जो फोटोज है वो ठीक ठाक निकल के आती है, लेकिन प्राइस के हिसाब से फ्रंट में 4K का सपोर्ट तो होना चाहिए। बाकी जो अल्ट्रा वाइड है वो कम से कम 12 या फिर 13 मेगापिक्सल का तो दे सकते थे, क्योंकि 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड है वो 50 से लेकर 60,000 में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ओवरऑल यहाँ पर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसकी जगह पे किसी दूसरे स्मार्टफोन को देख लेना या फिर iQOO का चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आप थोड़ा वेट करके इसे सेल में लेते हैं तो वहां पर ही आपको 40 या फिर 45,000 में आसानी से मिल जाएगा। वैसे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना कि ये स्मार्टफोन किस यूजर्स को टारगेट करता है, और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।